भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, यानी जब भी हम प्राकृतिक बंदरगाह की बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतरीन पोर्ट जो माना जाता है प्राकृतिक बंदरगाह वो है विशाखापत्तनम। अब ध्यान दीजिएगा, ये विशाखापत्तनम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे गहरे स्थलों में शुमार है। यानी विशाखापत्तनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह तो है, लेकिन यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। अगर कल को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापत्तनम। कहां से है? आंध्र प्रदेश से, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी जो है, आप वोल्केनोज की बात करते हो तो यहां से बनेंगे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कि भारत में कितने जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं? अगर सक्रिय ज्वालामुखी हैं तो वो कौन है और वो कहां पर है? देखिए, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो दोस्तों यह है अंडमान द्वीप समूह में। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि हमारे भारत में जो राष्ट्र, यानी भारत एक राष्ट्र है और उसमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वोल्केनोज है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। कहां पर है? यह है आपका अंडमान द्वीप समूह में है। हर राष्ट्र के बच्चे से कहना चाहूंगा, यानी हमारे जितने भी बच्चे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी पॉइंट आपको नहीं पता है उसको तुरंत स्टार बना के नोट कीजिएगा, क्योंकि चीजें पता नहीं कहां से एग्जाम में पूछ ली जाए। तीसरा क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब देखिए, पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत तमाम किताबों में अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे 4 से 5। अब देखिएगा, पीएच की वैल्यू अगर पूछता है शुद्ध जल में तो ये होती है 7 होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जब भी पीएच का मान 7 होता है तो ये क्या है? ये एक उदासीन वैल्यू है। और पीएच अगर बढ़ता है तो वो एक क्षारीय प्रकृति की बात करता है, यानी 7 से अधिक है तो वो एक बेस में जाता है, क्षारीय बनता है। और 7 से अगर कम है, जिस तरीके से खट्टे पदार्थ होते हैं वो 7 से कम होते हैं, वो एसिडिक में जाते हैं, अम्लीय होते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नमक का पीएच कितना होता है? 7 होता है, और साथ में शुद्ध जल का पीएच होता है वो भी 7 होता है। दूध का पीएच 6.4 है, और इसी के साथ आपको रक्त का पीएच याद रखना है। एक ज्यादा रक्त का पीएच होता है 7.4। जल का पीएच पता ही है। शराब का पीएच 2.8 होता है, अम्लीय होता है। टमाटर का पीएच भी एसिटिक होता है, 4.5 होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच सिंपल सी बात है 7 से कम होगा 5। और HCl सबसे ज्यादा हार्ड होता है, वो 1 होता है, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आवाज थोड़ी सी डाउन होगी, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें एक टीचर के लिए आसान नहीं होती हैं और एक बच्चे के लिए भी आसान नहीं होती हैं। देखिए, पढ़ने के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा और हमें भी पढ़ाने के लिए समय देना पड़ेगा, जिसमें हमारे स्वास्थ्य में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। फिलहाल 4 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, भूमध्य रेखा के साथ। भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सिंपल भाषा में अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाए तो उसको अगर हम 0 डिग्री हम यहां पर डिनोट करेंगे तो वही हमारा विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहलाती है। इसमें आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, ये भूमध्य रेखा है। इसमें आपको ये ऊपर वाली लाइन दिख रही होगी, ये कर्क रेखा है। इसमें आपको एक नीचे वाली लाइन दिख रही होगी, ये मकर रेखा है। मकर रेखा की यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको कि 23.5 डिग्री साउथ में है। और ये कर्क रेखा की बात करें जो आपके भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये है आपका नॉर्थ में है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और अगर बीच वाली पूछा जाए तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा, कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वह काल्पनिक रेखा जो भारत को 2 भागों में, अगर यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता भारत को, तो तुरंत आंसर हो जाता कर्क रेखा। पृथ्वी को अगर पूछेगा तो भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी गोल है और इससे 20 से जाएगी 0 डिग्री। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत से देखिए यहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये बीचों बीच से भारत के संदर्भ में ये और पृथ्वी के संदर्भ में ये, तो ऑप्शन ए जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो 2 क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। एक तो क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है कि जंगली जो है गधों के लिए कौन सा स्टेट या कौन सा अभ्यारण्य। जंगली गधों के लिए जो स्टेट है वो है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात है। और ये दोस्तों आपका कहां पर है? ये है आपका कच्छ के रण में, ठीक है ना। कच्छ का जो रण है वो दोस्तों जंगली गधों को कहा जाता है, खुर कहा जाता है। और ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में पूछा गया, परसों एग्जाम जो हुआ है
उसमें यह पूछा गया कि जंगली गधे किस राज्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वो गुजरात के लिए है। अगर जंगली हाथी पूछ लिया जाए, एलिफेंट, तो वो है कहां पर? पेरियार में है। और ये पेरियार कहां पर है दोस्तों? ये पेरियार आपका बनेगा केरल में। तो इसलिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है ना। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। और आप सभी को पता होगा कि चंद्रप्रभा की बात करें, बच्चे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश होगा। मानस की बात करें तो असम होगा। पेरियार की बात करें तो यहां पर आपका केरला हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? चंद्र का मतलब चंद्रमा नहीं होता बेटा, चंद्र का मतलब होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्र जो है परिक्रमा नहीं, जो ग्रहों के चारों तरफ लगाते हैं। यानी एक हमारा सन होता है, इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाएगा वो कहलाएगा ग्रह, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उपग्रह कहलाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो ना कि ऐसा आपको कौन सा यहां पर प्लेनेट बताना है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? वो दोस्तों आपका बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद आपका शनि आ जाता है। कभी कभी शनि के बढ़ भी जाते हैं। एनसीईआरटी के मुताबिक ये क्वेश्चंस का आंसर माना जाएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं पीला रंग का, बृहस्पति। मंगल की बात करूं तो ये लाल रंग का है, रेड ऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लेता हूं 7 नंबर, जो है भारतीय संविधान से। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 2 क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो एग्जाम हुआ है कुछ समय पहले, उसमें यह पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल। लेकिन अगर मैं आपको दोनों चीजें बता दूं तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम हमारा आसान। पहली बात, 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। शिक्षा को किस में रखा गया है? तो शिक्षा को दोस्तों यहां पर एक फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है, मौलिक अधिकार में रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा संविधान संशोधन है? तो अमेंडमेंट्स की बात करूंगा तो 86 में संविधान संशोधन की बात हुई है। आर्टिकल की बात अगर करी जाए तो आप 21A लगाइएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दोस्तों किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। हम राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं कुछ भी उठा के पढ़ाने लगूं। ये हो सकेगा बिल्कुल कि एग्जाम में बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से टीम मैनेजमेंट के द्वारा सारी चीजें बहुत बारीकी से परखी जाती हैं विद मैप के साथ। इसलिए पहली बार है तो शिद्दत के साथ सब्सक्राइब करें। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे यहां पर पार्ट में तिब्बत का जो पठार है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचे और बड़े में फर्क होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ। 9 नंबर देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। कर्क रेखा एक 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। मकर रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ में जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अमेजॉन के जो वर्षावन है आपको देखने को मिलेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। और इसलिए सबसे ज्यादा जैव विविधता का प्रकोप यानी बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम 22 मई को मनाते हैं हर साल, वो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा यहां पर मिलेगी आपको। ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई जम्मू के लिए कश्मीर को जोड़ने वाली, कश्मीर से आप चाइना को, कश्मीर से आप पाकिस्तान को, गिलगिट को जोड़ने वाले दर्रे बहुत सारे हैं। लेकिन बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो बोमडिला दर्रा दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को अगर मैप में देखा जाए तो इस तरीके का दिखता है, रेड कलर वाला। अरुणाचल प्रदेश से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एग्जाम में सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? तो पूर्व में स्थित जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है कि सबसे पहले जो सनलाइट है यानी सन की किरणें, सूरज की किरणें, या सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? वो भी अरुणाचल प्रदेश। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ऑफ, भाई सिंपल सी बात है कि ईस्ट में है। और तीसरा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि नेफा नगर किस नाम से जाना जाता है, यानी नेफा नगर को क्या कहा जाता है इस समय? नेफा नगर के नाम से पहले जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। और 5वां क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर, इसकी राजधानी है। ठीक है ना? चलिए ये आपको याद रखना चाहिए। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए जहां पर आप जस्ता की बात करते हो तो वहां पर एक
एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि सीसा जस्ता कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं, और जस्ता मिलेगा, सीसा मिलेगा, तो ये सभी पार्ट राजस्थान के एक बहुत ही बृहद इलाके में देखने को मिलते हैं। राजस्थान मानचित्र में देखा जाए तो इस तरीके का एक पार्ट है। पंचायती राज को देखा जाए तो राजस्थान स्टेट से ही शुरू किया गया था, नागौर जिले से शुरू किया गया था। राजस्थान एक राज्य, वो राज्य है जो एक बृहद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे नंबर 1 अपना नाम दर्ज करता है। राजस्थान का एक शहर है जिसको हम जयपुर कहते हैं, तो उसकी विशेषता क्या है, यह भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पर और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक हम लेते हैं विश्व पर, और जो भारत और एक अन्य जो है कंट्री के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाता है, जो आपको देखना चाहिए। 3 बीघा गलियारा, गलियारे को कहते हैं इंग्लिश में कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में है? किन 2 देशों को यह 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं भारत बिटवीन बांग्लादेश, भारत बिटवीन बांग्लादेश को हम लोकेशन, आप अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये आप देखिए पार्ट, भारत का एक ऐसा पार्ट आपने देखा होगा कि त्रिपुरा को बांग्लादेश जो है 3 तरफ से घिरे हुए है, और यही दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यही मध्य में एक पार्ट है जिसमें हम 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर की बात करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश आप कतई भूलेंगे नहीं, ठीक है ना? यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि यह पर्वत श्रृंखला कहां पर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज, ये आपको याद रखना है। अगर कल को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रॉकी पर्वत श्रृंखला है या रॉकी पर्वत है, कहां पर है, तो अमेरिका में, यूएसए में। एटलस मोरक्को पार्ट में, आल्पस इटली पार्ट में पड़ता है क्या, यूराल रशिया में पड़ता है क्या? आप कमेंट करके बताइएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर, थोड़ा सा आसान नहीं है लेकिन आपको मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि आप भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी कठिन है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यानी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को समुचित ढंग से परिभाषित करता है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में सिंपल सा यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति जो है वो कुछ मामलों में प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर सकता है। तो राष्ट्रपति जब विचार विमर्श की स्थिति में होता है तो वो आंसर हमारा आर्टिकल 78 हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए अगर मैं बता दूं कि कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा है कि एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, साथ में पहला भारत का नागरिक भी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में अगर मैं बात करता हूं जिप्सम के लिए, तो आपको वही राज्य लगाना है जो अयस्कों के लिए एक बेहतरीन स्थान रखता है। अयस्कों का लगभग 60 से 80% पार्ट राजस्थान के इलाके से निकाला जाता है। तांबा जस्ता से लेकर जिप्सम का एक बहुत बड़ा खनन क्षेत्र मिलेगा। राजस्थान के बारे में अगर मैंने आपसे बात करी है तो एक ऊंटों का मेला लगता है यहां पर, और वो ऊंट का मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 16 से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। किताबों में बहुत अक्सर मिलता है, बच्चे नजरअंदाज करते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पर पीतल एक मिश्र धातु है, यानी पीतल जो है वो किससे बनी है? आपको मैं बता दूं, पीतल जो है वो तांबा और जस्ते से बनी है। पीतल, तांबा और जस्ता आप मारेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो वही परेशानी वाली बात हो जाती है कि तांबा और कहीं ना कहीं जिंक और जस्ता में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भैया एक ही चीज है, मैं बता दूं। 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। देखिएगा, पीतल जो है जिसको हम इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, जिंक हम जस्ता को रिलेट कर सकते हैं, इसलिए पीतल जो बनती है वो तांबा जिंक तांबा जस्ता। कांसा जो बनता है वो तांबा और टिन, और सोल्डर जो बनता है वो सीसा और टिन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तीनों ये पार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी मिश्र धातु होती है वो तभी मिश्र धातु बनती है जब एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलती हैं। इसलिए जो ब्रास है वो तांबा और जिंक का एक पार्ट है, जस्ता का एक पार्ट है, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों। बहुत सुंदर। आपातकाल की स्थिति में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी इमरजेंसी लगती है और राज्य विधानसभा
में इमरजेंसी लगी हुई है, मुझे लगता है कि राज्य की स्थिति ठीक नहीं है या देश की स्थिति ठीक नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए। अब उस अवधि को कौन बढ़ाएगा? इमरजेंसी काल को हमारी पार्लियामेंट ही बढ़ा सकती है दोस्तों, और ये पार्लियामेंट के ही दायित्व का क्षेत्र है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। संसद का निर्माण अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस तरीके से होता है, तो संसद का निर्माण होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो जब ये तीन मिलेंगे तभी कहीं ना कहीं क्या बनेगी? एक पार्लियामेंट बनेगी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको नोट कर लें। अगला, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर में जो प्रकाश फैलता है, इसका विसराव होता है, इसका विखराव होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें धूल कण की वजह से यह विसरण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अगर वायुमंडल में अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा गैसेस में अगर देखा जाए तो गैस सबसे ज्यादा कौन सी है? तो गैस दोस्तों है आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में कौन सी है? 78% है। यह भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन मतलब कितना परसेंट है? 78%। और सेकेंड नंबर पर कौन सी है? तो 21% के साथ साथ हमारी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन हो जाएगी। अगला, गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी, या 3 क्वेश्चन बनेंगे। गुलाबी नगर इंग्लिश में पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? बहुत आसान है। अगर मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ देता कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पिंक सिटी, तो लगभग 100% में 100% बता सकते हैं कि पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। आखिर ये क्यों कहा जाता है? क्या वहां पर जो है पिंकिस के सामान मिलते हैं, या मैं कह सकता हूं दोस्तों पिंक कलर के वहां पर जो है फल लगते हैं, या मैं कह सकता हूं कि पिंक कलर के जो है लोग रहते हैं? ऐसा नहीं है। गुलाबी नगर इसलिए कहा जाता है जयपुर को, ये पार्ट ऑफ राजस्थान की बात हो रही है। जयपुर में आपने देखा होगा यहां पर इसकी इमारतों को, इमारतें जो बनी हैं वो पत्थरों से बनी हैं। तो जयपुर में जितने भी इमारतें बनी हुई हैं उसमें लाल पत्थर का, गुलाबी पत्थर का निर्माण हुआ है, यानी गुलाबी पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको पूरा जयपुर पिंक दिखता है ऊपर से अगर तस्वीरों को लिया जाए। किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया? तो दोस्तों जजिया कर एक ऐसा है जो गैर ब्राह्मणों से वसूल किया जाता था। और मैं ये कह सकता हूं कि किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से वसूल किया था? तो मैं ये कह सकता हूं कि फिरोज तुगलक हो जाएगा, और इसका शासन काल था 1351 से 1388। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कठोर शासन काल किसका रहा है, कौन सा शासक रहा है? अलाउद्दीन खिल्जी। अलाउद्दीन खिल्जी का एक बेहतरीन शासन माना जाता है। फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफिकल पॉइंट से कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। आखिर यह वायुमंडल गर्म क्यों होता है? वायुमंडल गर्म होने का रीजन क्या है दोस्तों? सूर्य की सीधी किरणों से यह गर्म हो जाता है क्या? पृथ्वी से विकिरण द्वारा हो जाता है क्या? पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से होता है क्या? पृथ्वी की गति के घर्षण से होता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी का जो विकिरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल से जो आने वाली किरणें हैं, सूर्य के द्वारा आने वाली किरणें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को ज्यादा निभाता है, और पृथ्वी से विकिरण के द्वारा ही ये क्या कहीं ना कहीं गर्म होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कई बार बच्चे जब ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही होगा, जो गलत हो जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन मानी जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि दोमट मिट्टी को धान और गेहूं के लिए, चावल के लिए, वही धान और चावल एक ही बात है, और काली मिट्टी के लिए कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आप कपासी मिट्टी की जब भी बात करते हैं तो यह जाएगा। आप रेगुड़ मिट्टी की बात करते हो या रेगुड़ मिट्टी तो यह जाएगा। अगर आप चरनोजम मिट्टी की बात करते हो तो यह जाएगा, ठीक है ना? तो ये कपासी मिट्टी को ही, और इसको एक और नाम से जानते हैं, बहुत नाम से जानते हैं, फिलहाल मैंने आपको बता दी लावा मिट्टी, क्योंकि इसका निर्माण लावा से हुआ है। यह फैक्ट पूछा जाता है कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ है, इसलिए इसको काली मिट्टी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक यानी हम कह सकते हैं कि विशाख दत्त हैं। इसमें कोई भी यहां पर डिफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी चला जाएगा। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अंतरिक्ष में कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया सैटेलाइट अगर देखा जाता है तो रसिया हो जाएगा। रसिया एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक कंट्री माना जाता है।
ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूस है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। चलिए, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। कागज को बनाने के लिए एक वस्तु का निर्माण होता है, एक वस्तु की आवश्यकता होती है जिसका नाम है लकड़ी। लकड़ी के लिए पेड़ काटे जाते हैं और उससे अखबार या पेपर या कागज बनता है। सबसे ज्यादा इसका निर्माण चाइना के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बार चाइना के द्वारा इसकी खोज करी गई है और चाइना में ही सबसे ज्यादा निर्मित किए जाते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की जब भी बात होती है तो चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी देवी से विवाह हुआ था। 319 से 335 तक इनका शासन रहा और महाराजाधिकार के नाम से जानने वाले चंद्रगुप्त प्रथम ये माने जाते हैं। चित्र में देख रहे हैं, आंसर ये हो जाएगा। अगला, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। आपने खूब पढ़ा होगा कि स्वेज नहर, स्वेज नहर, और स्वेज नहर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जब वर्ल्ड में पूछा जाए कि सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, तो दोस्तों यहां पर कैनाल के साथ ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। यानी ये चित्र में आप जितना भी रेड का इलाका देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस पार्ट को इंगित करता है। अगला, ये सभी बच्चों को आना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन को ज्यादा डीप में नहीं पूछा है। दिल्ली के लाल किले से क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो दोस्तों मैं बता दूं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो मुगल सम्राट ने करवाया था वो था शाहजहां। शाहजहां ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अकबर ने, क्वेश्चन यहां से बनता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने। अकबर की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यह एक अनपढ़ शासक था और इसकी मृत्यु कहीं ना कहीं पेचिश यानी अतिसार से हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि अकबर की मृत्यु का रीजन क्या था, अतिसार या पेचिश। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन दोस्तों एक है पार्ट पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, जिसमें बंगाल टाइगर रहते हैं। तो क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि बंगाल टाइगर कहां के प्रसिद्ध टाइगर हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल के। गलती से मध्य प्रदेश मत मार देना। जब पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है या टाइगर स्टेट, तब आप मध्य प्रदेश मारेंगे। रॉयल टाइगर कहां पर? तो बंगाल टाइगर, रॉयल टाइगर ये पश्चिम बंगाल के हैं। तो ये सुंदरवन डेल्टा, ये सुंदरवन जंगलों में या मैग्रोव की बात करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। और ये वाला पार्ट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि सुंदरवन नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है ना। चलेंगे, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है दोस्तों? तो मैं कह दूं कि टेंपल जो है सबरीमाला मंदिर काफी चर्चित रहता है, हर साल चर्चित रहता है। और ये आप पार्ट देख रहे होंगे केरल का। और ये केरल एक ऐसा पार्ट है जहां पर साक्षरता बहुत अच्छी है। अच्छा, साक्षरता कितनी है केरल में? बच्चे कमेंट कीजिएगा। साक्षरता बहुत अच्छी है। केरल की बात करता हूं तो पेरियार अभ्यारण्य केरल में ही है। केरल में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जैव विविधता केंद्र शांति घाटी, जिसको हम मूक घाटी का नाम देते हैं, शांति घाटी कहां पर है? केरल में है। अगला पॉइंट, 500 से अधिक देसी रियासत या रजवाड़े भारत में शामिल नहीं थे। उसमें एक जोरदार अथक प्रयास किया गया और उसमें विलय कराया गया। रजवाड़े यानी देसी रियासतों को शामिल करने के लिए सबसे ज्यादा कार्य किसने किया है? उत्तरदायी कौन रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब रहे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी जाएगा और वल्लभ भाई पटेल को युगों युगों तक याद किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा अच्छी मछली, ताजी मछली का केंद्र, स्टेट, आपको मैं बता दूं पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। याद रहे कि जितने भी तटीय इलाका है इसमें सभी में, गुजरात में भी बहुत अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि स्वच्छ मछली, ताजा पानी, ताजी मछली ये वाला राज्य है, तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और इस कोलकाता की जब मैं बात करता हूं तो ये किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मेरे लाल? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कोई भी आवश्यकता नहीं है इसको बताने के लिए, ग्रीनलैंड एक डेनमार्क का पार्ट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसको हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से स्टेट को मरु उद्यान के नाम से जानते हैं? तो पार्ट ऑफ राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को कहा जाता है, स्टेट को कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को एक और नाम से जानते हैं, जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क
कौन सा स्टेट माना जाता है? राजस्थान। मरु उद्यान राजस्थान, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अच्छा, टाइगर के लिए मध्य प्रदेश। संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत कौन से स्टेट में संवैधानिक यानी किसी भी स्टेट में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, कि कोई भी राज्य अगर अपना तंत्र नहीं चला पा रहा है, हाथ खड़े कर देता है, कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। और वो कौन लगाता है? राज्यपाल लगाता है प्रधानमंत्री की परामर्श पर या राष्ट्रपति की, तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए, है ना। और राज्यपाल लगाता है तो हम ये कह सकते हैं कि 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि 352, 356 मैंने ऑलरेडी बताया है, और 360। 360 में वित्तीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपात। राष्ट्र पर संकट 352, राज्य पर संकट तो 356 यानी राष्ट्रपति शासन। राज्य पर संकट आएगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, याद रखिए। और वित्तीय आपात यानी आर्थिक संकट होगा तो 360 वित्तीय आपात लगेगा। बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो जब बैनगंगा और पैनगंगा पूछा जाए तो यह गोदावरी हो जाएगा, वृद्धगंगा के साथ चला जाएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, गोदावरी वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं यहां पर चला जाएगा। मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? लिया है दोस्तों आपके बायोलॉजिकल ज्योग्राफी जीके से लिया है क्वेश्चन एक, मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा चला जाएगा किसके साथ? थाइमस ग्लैंड के साथ। क्या है? थाइमस ग्लैंड के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्वज समिति के अध्यक्ष जब भी पूछा जाता है तो एक झंडा समिति में जेबी कृपलानी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, बहुत सी किताबों में अलग अलग है, लेकिन ध्वज समिति में डॉक्टर राजेंद्र साहब जी ही आएंगे, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश चीजें, ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश इंग्लिश, इस तरीके की जब भी बात हुई है तो लाल डलहौजी का कार्यकाल आप जानते हो, रेलवे के लिए जाना जाता है, हड़प नीति के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्राइन के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले लॉर्ड मैकाले हैं, इसलिए ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। हम कह सकते हैं सी को कहीं ना कहीं लॉक करेंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो होती है वो हमारे भारत में, देखिएगा, भारत की एक वर्षा जो होती है ना, इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से, पश्चिमी समुद्री तट से होती है, वो होती है दक्षिण पूर्व की। पश्चिमी समुद्री तट का मतलब है ये वाला, और ये होती है दक्षिणी पूर्व की तट की बात करता है जब भी हमारा मानसून लौटता है। दोस्तों कई बार इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है और कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में हुआ है कि ये वाला जो इलाका है ये क्यों यहां पर वर्षा नहीं होती है? तो यहां पर इसलिए वर्षा नहीं होती क्योंकि यह जाता है रेन, यानी हम कह सकते हैं इसको शुष्क क्षेत्र में। और शुष्क क्षेत्र क्या है? शुष्क क्षेत्र वो है दोस्तों जो हम कह सकते हैं यहां पर क्या है, एक वृष्टि छाया प्रदेश है। और वृष्टि छाया प्रदेश वो पार्ट है जहां पर हवाओं का उत्खनन ना होकर वहां पर मानसून ना पहुंच पाना। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी चला है। निम्नलिखित में किसे शुक्र कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं, यानी ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, क्या बात है, मतलब इंग्लिश में पूछ लिया आपसे, हिंदी में क्वेश्चन है और इसका इंग्लिश में रूपांतरण पूछ रहा है कि भैया कि शुक्र ग्रह तो पृथ्वी की बहन है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो सिस्टर है वो किसे कहा जाता है, यानी अर्थ सिस्टर किसे कहा जाता है? तो अर्थ सिस्टर कहा जाता है यहां पर वीनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब प्लूटो को ग्रहों में नहीं रखा गया है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी बहुत आसान है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम एक ऐसा पोर्ट है, विशाखापत्तनम एक ऐसा पोर्ट है जो आंध्र प्रदेश का है, जो सबसे गहरा है और सबसे नया प्राकृतिक बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग हुआ था और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी 2014 में अलग हुआ है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पीआईएमपी पॉइंट है, इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, आपसे उम्मीद है इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, और देखिएगा बहुत से परिवारों ने, बहुत सी बहनों ने, बहुत से भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पीडीएफ एंड क्वेश्चंस के लिए आप सर्च करिएगा गुरुजी वर्ल्ड, GURUJI एक स्पेस
WORLD, ये आप सर्च करोगे तो आपको गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम लोगो ऐसा मिल जाएगा ग्रीन कलर का, तो आप जल्दी से वहां पर ज्वाइन हो जाए। जबड़े में होती है दोस्तों सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो जबड़े की होती है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि कई बार हमारा जबड़ा टूट भी जाता है, इतना मजबूत होने के बावजूद। क्यों टूट जाता है? क्योंकि जब भी हम भयानक एक्सीडेंट से गुजरते हैं तो इसके ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस तभी होते हैं क्योंकि जबड़े टूट जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विक्टोरिया झील है, इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। मंगल की परिक्रमा करने वाला सबसे प्रथम एशियाई देश कौन सा है? एशिया में सबसे पहला देश है जो मंगल पर गया है वो है भारत। मैं आपको बता दूं एशिया जो है पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व में 7 कॉन्टिनेंट्स, यानी पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। महाद्वीप को कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, पेंजिया, और महासागर को पैथालासा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वो दोस्तों है आयन मंडल। आयन मंडल है। और ट्रोपोस्फियर जो होती है यह है क्षोभ मंडल जिसमें आपके वर्षा तूफान है। स्ट्रेटोस्फियर होती है समताप मंडल होती है जिसको हम दूसरी परत कहते हैं समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत होती है और हमारे हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं। मीजोस्फीयर को मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल जिसमें उल्का पिंड नष्ट होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक ठंडी है। थर्मोस्फीयर की जब भी हम बात करते हैं आप सभी जानते होंगे, है ना, तापीय के लिए जाना जाता है। अच्छा, एक्सोस्फीयर की जब भी बात करते हैं, अच्छा एक आयनोस्फीयर यहां पर नहीं दिखाया गया, आयनोस्फीयर को कहा जाता है आयन मंडल जो रेडियो तरंगों के लिए। सेकंड लास्ट, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो संविधान को निर्माण करने वाला अमेरिका है, यूएसए है। राजधानी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो आपको मैं बता दूं इंडोनेशिया, यानी पार्ट ऑफ ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया के साथ। निम्नलिखित में किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन में कहा जाए कि बंगाल, वेस्ट बंगाल की जब बात होती है बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, तब आप वहां पर दामोदर लगाइएगा। देखिएगा दामोदर काफी तबाही के रूप में जानी जाती है, इसलिए बंगाल के शोक के रूप में दामोदर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जाएगा भाई बी के साथ। क्वेश्चन के थोड़े से स्वरूप को चेंज करते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है? बिहार के शोक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार वाला कोसी के साथ जाएगा। क्लियर है? बिहार का जो है कोसी के साथ जाएगा। काफी तबाही मचाने वाली है बिहार की नदी जिसमें हम कोसी का नाम लेते हैं। आपने देखा होगा नेपाल और बिहार का एक ऐसा क्षेत्र, पूर्वोत्तर का ऐसा क्षेत्र दोस्तों जो काफी जो है तबाही के लिए माना जाता है। अगला, भूकंप मापा जाता है। दोस्तों अर्थक्वेक्स की बात करता है तो भूकंप है क्या? भूकंप एक पृथ्वी की एक परिवर्तनीय घटना है जो ताप दाब इत्यादि के कारण पृथ्वी में जो हलचल होती है उसे हम अर्थक्वेक्स कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि भूकंप जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने में। रिएक्टर पैमाने में एक स्केल टाइप का होता है जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। न्यूटन की बात करें बच्चे जानते हैं, डेसिबल की बात करें तो भी बच्चे जानते हैं कि क्या क्या है। डेसिबल में आप क्या ध्वनि को मापते हैं? जरा कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा पार्ट जो है सुरक्षित रखता है? सूर्य के हानिकारक जो किरणें होती हैं, जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वहां पर आप देखते हो कि भाई कौन सुरक्षित रखता है, कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है? तो वो है ओजोन स्तर। ओजोन स्तर का मतलब है कि यह एक ऐसा मंडल है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल की जब भी बात होती है दोस्तों तो ये 50 किलोमीटर का रेंज एक तय करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी ज्वारनद मुख बनाती है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में देखिएगा, सारे बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर यह है पूर्वोत्तर का इलाका, यानी पूर्वी क्षेत्र यह है, और पश्चिमी भारत का पश्चिमी क्षेत्र यह है। जो भी नदी यहां से बहेगी वो यहां पर गिरेगी तो वो एक डेल्टा बनाएगी, लेकिन कुछ नदियां हैं वो यहां पर गिरेंगी, वो डेल्टा नहीं बनाएंगी और वो नदियां एस्चुरी का निर्माण करेंगी। इसमें क्या है, ताप्ती नदी जो है ज्वारनद मुख बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एक्चुअल में जो पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं ये लक्षद्वीप में गिरती हैं और ये वाली अंडमान निकोबार में गिरती हैं। दोनों तीनों तरफ से हिंद महासागर इनको घेरे हुए है,
ये पत्थरों से गुजरती हुई नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है ना। चलिए, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा। पांडा की बात करें तो WWF में भी इसका नाम आता है। और पांडा जो है एक क्षेत्र है जिसमें चाइना की बात होती है। तो दोस्तों, चीन की जब भी बात होती है तो वहां पर इस क्वेश्चन को लॉक करेंगे। VIMP पॉइंट है, बहुत जबरदस्त। चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट इसका नंबर है क्या, पॉपुलेशन में है। और चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों कार्बन का उत्सर्जन करने में भी ये अग्रणी है। और जब चाइना की जब भी बात होती है तो यहां पर राइस और व्हीट, चावल और गेहूं भी फर्स्ट नंबर पर पैदावार होते हैं। अगला, भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है और जनसंख्या के अनुसार, और सातवां है आपका एरिया वाइज। ठीक है। चलिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के, आप जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हो, क्या भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जब भी बात करते हो तो यह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्या है? इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। जरा कमेंट कीजिएगा, यहां पर लॉक करेंगे ऑप्शंस को। हमारे पास ऑप्शन 4 है। एक पर्यावरण मित्र है, बी ऑप्शन में पर्यावरण श्री है, सी ऑप्शन में वृक्ष मित्र है, एंड लास्ट वन डी ऑप्शन में तरु मित्र है। यहां पर देखिएगा, जब भी हम एनवायरमेंट के प्रोसेस में देते हैं एक भारत सरकार के द्वारा एक अवार्ड जिसको कहा जाता है वृक्ष मित्र। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। वृक्ष मित्र जो है वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसके द्वारा, वन मंत्रालय के द्वारा। कौन देता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार किससे संबंधित है? EVS, एनवायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? अगर महासागर यह है, इसमें अचानक जल वृद्धि हो जाती है, एक इसका लेवल होगा कोई, इसमें अचानक वृद्धि होती है तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। आखिर इसका वृद्धि का मतलब क्या है, रीजन क्या है? तो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जो ध्रुवों पर, क्या है, ये ध्रुवों पर एक बर्फीला इलाका है, बर्फीला इलाका है दोस्तों। और इस बर्फीले इलाके में क्या है कि ये जब पिघलता है ना, तो ये बर्फीला इलाका जो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलती है तो ये महासागरों को घेरती है और महासागर में अचानक से जल वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। भैया जी, जब ध्रुवीय इलाके पिघलते हैं तभी यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तभी यह कॉन्सेप्ट लगेगा कि महासागर में जल वृद्धि होती है। 10 नंबर, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है क्या वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या सूर्य के प्रकाश से? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। देखिए यहां से आप कर सकते हो, लेकिन हमें तो यार EVS सेक्शन में यह पूछ रहा है कि एनवायरमेंट के पॉल्यूशन को आप कैसे कम करेंगे, पर्यावरण के प्रदूषण को आप किस तरीके से कम करेंगे। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि जल दिवस से एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी है, इसमें 71% जो है जल पाया जाता है। पृथ्वी को इसी वजह के कारण ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर नीला ग्रह पूछा जाता है तो वहां पर आप पृथ्वी मारिएगा। और 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या होता है? जैव विविधता दिवस। ठीक है ना, जैव विविधता दिवस होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जवाब फटाफट दें। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं आप सभी जानते हो 71% जो है पृथ्वी पर जल है और 29% के साथ पृथ्वी पर एक स्थल मंडल पाया जाता है। इसी स्थल मंडल की बात हो रही है कि भाई स्थल मंडल पे ही तो पेड़ पौधे होंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। 13 नंबर, शरीर के ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो शरीर का जो ऊर्जा केंद्र है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है वसा को कहा जाता है। इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
इंस्टेंट जो एनर्जी मिलती है वो वसा से मिलती है, जिसको हम फैट कहते हैं। और फैट की बात करें तो उससे भी एक एनर्जी की बात करें, एक तेज गति से जो एनर्जी मिलती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ऊर्जा के केंद्र में इंपॉर्टेंट क्या है? वसा है। यही कहीं ना कहीं जब आपको भूख लगती है और आप खाना नहीं खाते हो तो यहीं से क्या होता है? ऊर्जा का संचरण होता है शरीर में। आंसर जाएगा डी के साथ। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एरिया वाइज के अनुसार यह स्टेट नंबर 1 पर है, यह वही आंसर होगा। इसके अलावा भारत में जो अयस्क होते हैं उसमें भी यह अग्रणी है। भारत में चांदी के उत्पादन में भी अग्रणी है, यह राज्य आपको पता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में अगर देखा जाए तो केवला देव है क्या, सरिस्का है क्या, अभ्यारण्य बहुत तमाम अभ्यारण्य मिल जाएंगे, राज संबल जय संबल झीलें हैं यहां पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहां पर हुआ था? बताइए। 1972 का आयोजन पर्यावरण कहां हुआ था? बहुत सुंदर, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। स्टॉकहोम सम्मेलन बच्चे करें, क्या बात है, बिल्कुल सही बात। स्टॉकहोम सम्मेलन, इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा संयुक्त मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसको कहा गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। ये 5 से 16 जून को 1972 में हुआ था। इसी वजह से सबसे पहली बार हम 5 जून को एनवायरमेंट मनाते हैं। अगला, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तेजाबी वर्षा आपको पता है कि एसिड रेन कहा जाता है, और एसिड रेन जो होता है वो H2SO4 SO2 की बात होती है, HNO3 की बात होती है। और तेजाबी वर्षा के कारण ही आपके ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना नेक्स्ट बनाता है, यानी घोंसला बनाता है? कैक्टस एक पौधा है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, उनके बीच में अपना घोंसला का निर्माण करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, फाख्ता के साथ। नेक्स्ट, किसी जगह के फ्लोरा और फौना को सूचित करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्लोरा और फौना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। फ्लोरा फौना एक पौधे और जंतुओं का एक मिश्रण है। फ्लोरा पौधे, फौना जंतु, क्या इस क्वेश्चन को हम मार सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि पेड़ पौधे और जंतु या पेड़ पौधे कहीं ऑप्शन में है। पक्षी पेड़ पौधे, जंतु मछलियां पेड़ पौधे नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पूछा जाता है कि कभी कभी फ्लोरा और फौना हमेशा पेड़ पौधे और जंतुओं को ही आप मारेंगे। 19 देखिए, चलिए विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 2 फरवरी, 18 अप्रैल या 15 मई? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। आर्द्र दिवस सबसे पहले कहां पर मनाया गया था? तो ईरान में इसका जो है रामसर भूमि के लिए जो वेटलैंड डे है वो ईरान में इसका जो है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, इसलिए ऑप्शन आएगा बी के साथ। 20 नंबर है, लिंग हू फेन किस देश का पकवान है? लिंग हू फेन किस देश का पकवान है? आपको जवाब देना है। ऑप्शंस ए में है जापान, बी में है आपका रशिया, सी में है आपका चाइना, लास्ट वन डी ऑप्शन हांगकांग। राइट वन ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के अध्ययन, जो आपका एटमॉस्फेयर है, ब्रह्मांड है दोस्तों, इसकी हम स्टडी को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड का जो स्टडी होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, इस ब्रह्मांड के स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टियों के अध्ययन को। भूगर्भ शास्त्र आप जानते हो, जो पृथ्वी की आंतरिक सतह, और भूगोल में आप पूरी ज्योग्राफी की, पृथ्वी की समस्त जो संचारित गतिविधियां हैं, सूर्य की गतिविधियां हैं, उन सभी का हम
यहां पर स्टडी करते हैं। निम्नलिखित में पृथ्वी में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? इस क्वेश्चन को मैंने पहले कराया है, बच्चे ध्यान दें कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है तो वो, अगर आप तालाब है तो तालाब मारिए, अगर तालाब से भी बड़ा है समुद्र पानी वाला इलाका आपको मारना है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। 23 नंबर, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपको लॉक करना है। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो फलों में बहुत से ऐसे फल हैं जिसमें इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर है। जैसे अगर मैं केले की बात कर लूं या आम की बात कर लूं तो आम और केला में भारत का सबसे नंबर 1 पर स्थान है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा। मेरी बात क्लियर है? अब याद आपको यह रखना है कि जब भारत की बात हुई है तो भारत दूध उत्पादन में भी है, भारत की बात हुई है तो भारत चीन से दूसरे नंबर पर है गेहूं उत्पादन में और चावल उत्पादन में, दलहन में भी नंबर 1 आ जाता है, मक्के में अमेरिका नंबर 1 होता है, ठीक है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं दोस्तों? बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? तो खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं राजस्थान राज्य में, ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश में दुनिया का सबसे बड़े जंगल है? जवाई के जंगल अभी मैंने आपको बताया राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़े जंगल मिलेंगे आपको, वन ज्यादा मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। और भारत में अगर मैं वर्ल्ड में अगर मैं पूछता हूं कि सबसे ज्यादा जो है जंगल कहां पर मिलेंगे, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर रसिया होना चाहिए। तो यहां पर जो आंसर है वो बिल्कुल सही बात है, रसिया होगा, ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान है जहां पर कभी बारिश नहीं होती है? एक रेगिस्तान है जिसका नाम है दोस्तों आटाकामा, है ना? आटाकामा जो है एक मरुस्थल है। यह आपको बताना है कि आटाकामा मरुस्थल कहां पर है। मैं आपको बताता हूं, आटाकामा मरुस्थल है आपके साउथ अमेरिका में। यह शुष्क पठार का क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित है। यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल ड्राई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों बहुत बढ़िया, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो जरा लॉक कीजिएगा, यहां पर आंसर जाएगा शुक्र के साथ, पृथ्वी की बहन, है ना? इस तरीके से भी जानते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 29 आपको बताना है, लॉक करना है। बहुत सुंदर, क्या बात है। देखिए, कौन सा प्राणी मांसाहारी है? कौन सा प्राणी मांसाहारी है? कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, जबरदस्त, क्या बात है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में जितने भी बच्चे हैं वो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। GURUJI स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम है, ग्रीन लोगो मिलेगा आपको। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर बहुत ज्यादा अच्छी क्लासेस चल रही हैं, सारे टीचर्स मिलकर पढ़ा रहे। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? आंसर जाएगा मेढक के साथ, हिरण, बकरी, गाय। मेढक कीट पतंगों को खा लिया तो समझ लो मांसाहारी हो गया। यह रहा 30 नंबर। परावैंगनिक किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? बहुत सुंदर, जबरदस्त, क्या बात है। परावैंगनिक किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? बताइए दोस्तों, लॉक किया जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। परावैंगनिक किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? तो यह त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा भाई बी के साथ।